नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में CLI इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का सलूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में कुल मिलाकर के 55 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको 55 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, यानी पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्ज़ाम का पेपर है, 2026 में कंडक्ट कराया गया है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप लोग मैसेज कर रहे थे ये CLI का कोर्स अवेलेबल करवाइए, तो फाइनली ESWR एजुकेशन पॉइंट पे CLI का कोर्स अवेलेबल करवा दिया गया है। आप वहाँ पे CLI का मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल प्राप्त करके आप अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट करें ESWR एजुकेशन पॉइंट पे। तो बिना समय गंवाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसकी आंसर की भी जारी हुए हैं, तो उसी आंसर की के बेसिस पे आप लोग को बिल्कुल फ्रेश टाइप करके विद सॉल्यूशन आप लोग को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहला नंबर प्रश्न है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन की स्थिति में लाइट दिखाता है। क्या दिखाता है? तो ये जो दिखाता है यहाँ पे नो, यानी कोई कलर नहीं दिखाता है। यहाँ पे देखें, कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल है, यानी सब्सिडरी सिग्नल होता है जो मुख्य स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। रेलवे सिग्नलिंग नियम के अनुसार जब यह ऑन स्थिति में होता है तब कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करता है। जब इसे ऑफ किया जाता है तब वह सफ़ेद प्रकाश दिखाता है और ट्रेन को अत्यधिक सावधानी के साथ में भरे हुए ट्रैक में प्रवेश की अनुमति देता है। अतः ऑन की स्थिति में जो है कोई लाइट नहीं दिखाती है। नेक्स्ट है कि स्लीप साइडिंग इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट, यानी स्लीप साइडिंग का उद्देश्य किसकी सुरक्षा करना होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ब्लॉक सेक्शन को सुरक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर होगा एक राइट होगा। स्लीप साइडिंग एक सुरक्षा व्यवस्था है जो स्टेशन के पास लगाई जाती है ताकि ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा की जा सके। यदि कोई वाहन अनियंत्रित होकर चलने लगे तो उसे स्लीप साइडिंग में मोड़ दिया जाता है, जिससे वह मुख्य लाइन या ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश न करे और दुर्घटना से बचाव हो सके। अतः इसका मुख्य उद्देश्य जो है ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करना होता है। नेक्स्ट है RSDNA नियम 1968 के किस नियम में मेजर पेनाल्टी लगाने की प्रक्रिया दी गई है। तो मेजर पेनाल्टी लगाने की प्रक्रिया जो रूल है, रूल नंबर 9 है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। यहाँ पे देखें तो रेलवे सेवक अनुशासन अपील नियम 1968 के नियम 9 में जो है मेजर पेनाल्टी लगाने की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है, जैसे सेवा से बर्खास्तगी, पद से हटाना, पदोन्नति, ये सभी जो है मेजर पेनाल्टी है। और इसके लिए जो फॉर्म जारी होते हैं ASF 5, रूल नंबर 9। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है, तो ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसमें शामिल होते हैं जैसे चार्जशीट, जांच प्रक्रिया, बचाव का अवसर और जांच अधिकारी की रिपोर्ट। ठीक है, इसमें शामिल होते हैं। अतः ये मेजर पेनाल्टी की पूरी प्रक्रिया जो है नियम 9 में दिया गया है। 4 नंबर है सजा के लिए नियम किस नियम के अनुसार निर्धारित होते हैं। ठीक है, पनिशमेंट ऑफ नॉर्मल डेल्ट एज पर किस नियम के अनुसार। तो ऑप्शन आपका जो होगा रूल नंबर 6, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे देखिए RNSDNA नियम 1968 नियम जो 6 है कि कर्मचारियों पर लगाए जाने वाले दंडों के प्रकार को निर्धारित करता है। मुख्यतः 2 प्रकार के दंड हैं, माइनर पेनाल्टी और मेजर पेनाल्टी। ठीक है, माइनर पेनाल्टी के लिए जो ASF है आपका 11 है, मेजर पेनाल्टी के लिए जो ASF है आपका 5 है। CCL एक बार में 10 दिन से कम नहीं दी जा सकती है। कितने दिन से कम नहीं दी जा सकती है? तो ऑप्शन आपका जो होगा डी, यानी 5 दिन से
कम एक बार में आपको नहीं लिया जा सकता है। कम से कम एक बार में CCL जो है 5 दिन ले सकते हैं। ठीक है। CCS लीव रूल में जो रेलवे में भी लागू है के अनुसार CCL सामान्यतः 5 दिनों में कम अवधि के लिए नहीं दी जाती है। ठीक है। यह नियम इसलिए है ताकि अवकाश का सही उपयोग हो और इसे छोटे छोटे भागों में विभाजित न किया जाए। क्रू लिंक किस आधार पर तैयार किए जाते हैं? क्रू लिंक किस आधार पर तैयार किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका C यानी WTT वर्किंग टाइम टेबल के अनुसार। क्रू लिंक वर्किंग टाइम टेबल यानी WTT के आधार पर बनाए जाते हैं, जिसमें ट्रेन का समय, संचालन और ड्यूटी शेड्यूल निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है, साइन ऑन क्रू को नए टीए में शिफ्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर का 1 राइट होगा, क्रू अदला बदली। साइन ऑन क्रू को एक टीए यानी ट्रैफिक एरिया से दूसरे में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्रू स्वैपिंग कहा जाता है, जिसमें संचालन में लचीलापन आता है। इंटीग्रेटेड कियोस्क में साइन ऑन करने से पहले क्या अनिवार्य है? क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे D राइट होगा। ठीक है। सबसे पहले आपका परिपत्र पढ़ना, सावधानी आदेश पढ़ना, सावधानी आदेश पढ़ना और आपका BA टेस्ट करना, ये सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर D राइट होगा। इंटीग्रेटेड कियोस्क में साइन ऑन से पहले जो है परिपत्र पढ़ना, सावधानी आदेश पढ़ना और BA टेस्ट करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, DI टाइप सेफ्टी रिले कौन से हैं? यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा B राइट होगा, QRSI, QLA और QLM। ठीक है। DI टाइप सेफ्टी रिले जो है ये दिए गए हैं, शामिल है, जिसमें रेलवे सिग्नलिंग में स्वैच्छिक इंटरलॉकिंग सुनिश्चित कराते हैं। WAP4 लोको में आपका हिताची TM यहाँ पे दिया गया है, Q20 का पीक अप वोल्टेज कितना होता है? कितना होता है? 790 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन जो होगा B राइट होगा। ठीक है। हिताची TM जो दिया हुआ है HS15250A वाले WAP4 लोको में Q20 रिले का पिकअप वोल्टेज जो है 790 वोल्ट होता है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट किसे दी जानी चाहिए? किसको दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर होगा C राइट होगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर की, सॉरी चार्जेड ऑफिसर की, आरोपित अधिकारी की। तो ऑप्शन नंबर होगा C राइट होगा। R&S DNA नियम के अनुसार जांच पूरी होने के बाद में रिपोर्ट आरोपित कर्मचारी को दी जाती है ताकि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। R&S DNA नियम 1968 के किस नियम के तहत अपीलेट अथॉरिटी रिज्वाइन करती है? तो किस में करती है? तो रूल नंबर 25 में। तो ऑप्शन नंबर होगा D राइट होगा। तो देखिए, रूल 25 ऑफ RSDNA रूल 1968 डील्स विथ रिवीजन वेयर competent authority including appellate authority में एक्सरसाइज रिवीजन पावर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रूल है, जरूर ध्यान रखेंगे 25 का। प्रिविलेज पास की अधिकतम वैधता क्या है? प्रिविलेज पास की अधिकतम वैधता जो है 5 महीने होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा B राइट होगा। रेलवे पास नियम के अनुसार जो है प्रिविलेज पास फुल सेट की अधिकतम वैधता जो है जारी होने की तारीख से 5 महीने होती है। फुल सेट हो चाहे हाफ सेट हो, दोनों को वैलिडिटी सेम होती है 5 मंथ्स। प्रिविलेज पास में कितनी ब्रेक जर्नी अनुमत है? तो प्रिविलेज पास में आपका कोई भी मार्ग में संख्या, कोई भी संख्या जो मार्ग में अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। प्रिविलेज पास में मार्ग के दौरान किसी भी संख्या में ब्रेक जर्नी की अनुमति होती है, बशर्ते यात्रा निर्धारित समय में पूरी हो। मिस कैरेज या अबॉर्शन सहित के लिए कितनी अवधि की मैटरनिटी लीव दी जा सकती है? तो कितनी दिन के लिए? 45 डेज के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा B राइट होगा। CCS रेलवे नियम के अनुसार मिस कैरेज या अबॉर्शन की स्थिति में अधिकतम 45 दिनों की छुट्टी दी जा सकती है। एक कर्मचारी अपनी सेवा अवधि में LHAP कितने दिनों तक जमा कर सकता है?
LHAP की बात हो रहा है तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी अनलिमिटेड है। तो ऑप्शन नंबर होगा ई का राइट होगा। LHAP यानी हाफ एवरेज पे लीव को सेवा अवधि में बिना किसी अधिकतम सीमा के जमा किया जा सकता है। इनमें से कौन सी श्रेणी हॉस्पिटल लीव की हकदार है? हॉस्पिटल लीव कौन ले सकते हैं? ग्रुप ए, डी, सी, बी। तो ये आपका डी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट होगा, ग्रुप डी। रेलवे नियम के अनुसार हॉस्पिटल लीव मुख्यतः जो है ग्रुप डी लेवल 1 कर्मचारियों को दी जाती है, विशेषकर ड्यूटी से संबंधित बीमार में। ठीक है। CLI लोको शेड और ट्रैफिक यार्ड में लोकोमोटिव और क्रू के डैश के मामलों में जांच कर उन्हें समाप्त करते हैं। क्या समाप्त करते हैं? तो अनावश्यक डिटेंशन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। CLI का कार्य लोको और क्रू के प्रदर्शन की निगरानी करना तथा अनावश्यक डिटेंशन को कम करना होता है। डैश किसी रेलवे कर्मचारी को पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजरी घोषित करने का अधिकार रखता है। कौन रखता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट होगा। रेल मंत्रालय ही रेलवे कर्मचारी को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के आधार पर पर्यवेक्षक के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार रखता है। लोको परफॉर्मेंस स्टेटमेंट 18 किसका विवरण देता है? किसका देता है? इंजन आवर्स का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा एक राइट होगा। स्टेटमेंट जो है 18 लोको के इंजन घंटों का विवरण देता है, जिसमें लोको को उपयोग और कार्यक्षमता का आकलन किया जाता है। यूजर नेम किसके लिए यूनिक होता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए तो सी राइट होगा। ठीक है। बोथ ए एंड बी यानी कि डिवीजन कंसोल एंड लॉबी कंसोल दोनों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ हम देखिए CMS यानी क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। CMS क्रू आपका मैनेजमेंट सिस्टम में प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक यूनिक यूजर नेम दिया जाता है जो डिवीजन कंसोल और लॉबी कंसोल दोनों पर लागू होता है, जिससे पहचान, जिम्मेदारी और नियंत्रण की सुनिश्चित होती है। CMS रिपोर्ट के लिए ब्राउज़र कौन सा है? CMS के लिए cms.indyrail.gov.in। ठीक है। तो CMS रिपोर्ट देखने के लिए आधिकारिक रेलवे वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है CMS आपका indianrail.gov.in का उपयोग किया जाता है, जिससे सुरक्षित और अधिकृत डेटा एक्सेस मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रू बायोडाटा से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट होगा, ट्रेनिंग पूलिंग। क्रू बायोडाटा में प्रशिक्षण, लोको योग्यता और समान जानकारी शामिल होती है। ट्रेनिंग पूलिंग बायोडाटा का हिस्सा नहीं है, यह संचालन से संबंधित प्रक्रिया है। ठीक है। COA का विस्तार क्या था? कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। तो ऑप्शन में जो होगा बी राइट होगा, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। COS का अर्थ है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, जो रेलवे में ट्रेन संचालन की निगरानी और नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। स्टार्टर सिग्नल डैश की सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा एक राइट होगा। ठीक है। ट्रेलिंग पॉइंट्स का स्टार्टर सिग्नल स्टेशन यार्ड के अंत में लगाया जाता है, जो ट्रेन की प्रस्थान को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेलिंग पॉइंट सही स्थिति में सेट और लॉक हो, तभी ट्रेन आगे बढ़ते हैं। अतः यह मुख्य रूप से जो है ट्रेलिंग पॉइंट की सुरक्षा करता है। 26 नंबर प्रश्न है, सांकेतिक दुर्घटना का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए तो सांकेतिक दुर्घटनाएं छोटे स्तर की घटनाएं होती हैं जो सुरक्षा प्रदर्शन की निगरानी के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें टक्कर, आग या मानव जीवन की हानि जैसी गंभीर घटनाएं शामिल नहीं होती हैं। इसलिए जो उत्तर है इनमें से कोई नहीं होगा। डिस्टेंस सिग्नल आगे की डैश सिग्नल के बारे में बताता है। कौन बताता है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट होगा, डेंजर। डिस्टेंस सिग्नल एक चेतावनी सिग्नल होता है जो आगे के स्टॉप सिग्नल की स्थिति को बताता है। यह चालक को यह जानकारी देता है कि आगे सिग्नल डेंजर पर है या नहीं है। रूट इंडिकेटर्स को डैश माना जाता है। क्या माना जाता है? तो स्टॉप सिग्नल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट होगा। रूट इंडिकेटर्स मुक्त सिग्नलिंग प्रणाली का हिस्सा होते हैं और संचालन की दृष्टि से उन्हें स्टॉप सिग्नल माना जाता है, क्योंकि ये ट्रेन के लिए निर्धारित मार्ग को दर्शाता है। 29वां प्रश्न है,
स्टोर द्वारा खरीदी गई और नियमित रूप से डिपो में संग्रहित सामग्री को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉक आइटम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। जो सामग्री नियमित रूप से खरीदी जाती है और डिपो में संग्रहित रखी जाती है उसे स्टॉक आइटम कहा जाता है। यह रखरखाव और संचालन के लिए आवश्यक होता है। एसओटी का पूरा नाम क्या होता है? एसओटी का होता है शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। एसओटी का अर्थ है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, जो रोलिंग स्टॉक, ट्रैक क्लियरेंस और संरचनाओं के मानक आयाम को निर्धारित करते हैं। 31 नंबर है स्टैटिक कन्वर्टर लोको में डैश सेफ्टी रिले हटा दिया जाता है। तो QTD 105। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। स्टैटिक कन्वर्टर वाले लोको में पुराने सेफ्टी रिले जैसे QTD 105 को नई नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियों के कारण हटा दिया जाता है। लोको के पहियों की नॉमिनल आंतरिक दूरी डैश है, कितना होता है? 1596 mm। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट होगा। लोगों के पहियों के बीच की नॉमिनल आंतरिक दूरी जो है बैक टू बैक डिस्टेंस जो है 1596 mm होती है, जो भारतीय रेल के मानकों के अनुसार सुरक्षित संचालन के लिए निर्धारित होते हैं। कोच में भार संचरण किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? तो आपका साइड बैरियर से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। कोच में बॉडी से बोगी तक भार का संचरण मुख्य रूप से जो है साइड बैरियर्स के माध्यम से होता है, जो भार को सहारा देता है और स्थिरता बनाए रखता है। पारंपरिक AB सिस्टम में ब्रेक वाइंडिंग को रिलीज करने का पहला चरण क्या होता है? तो आइसोलेट DV एंड रिलीज मैनुअली। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट होगा। पारंपरिक एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक बाइंडिंग हटाने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व DV को अलग किया जाता है और मैनुअल रूप से ब्रेक रिलीज किया जाता है। इसमें स्वच्छित नियंत्रण बना रहता है। जब BP प्रेशर डैश पहुंच जाता है तो ब्रेक एक्सीलेटर हवा देना बंद कर देता है। तो कितना पे पहुंच जाता है? 2.5 से 1.5 kg/cm वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे देखें बी राइट होगा। ब्रेक एक्सीलेटर ब्रेक लगाने और छोड़ने के दौरान कार्य करता है। जब BP प्रेशर जो है 2.5 से 1.5 आपका पहुंच जाता है तो यह हवा छोड़ना बंद कर देता है, जिससे सही ब्रेक संचालन सुनिश्चित होती है। नोरा ब्रेमसे सिस्टम में प्रेशर स्विच किससे जुड़ा होता है? किससे जुड़ा होता है? तो FP लाइन से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लेसिव और क्लेविस पिन किसका भाग होता है? क्लेविस और क्लेविस पिन किसका भाग होता है? किसका भाग होता है? ठीक है, ट्रांजिशन कपलर का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। क्लेविस और क्लेविस पिन ट्रांजिशन कपलर के भाग होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की कपलिंग सिस्टम को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। 38 नंबर है RDSO मानक के अनुसार BFKI की अधिकतम अनुमत गति क्या है? तो 100 km/h। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। RDSO मानक के अनुसार BFKI वैगन की जो अधिकतम अनुमत गति जो है 100 km/h होती है, जो सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करती है। फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन के बाद मेल एक्सप्रेस कोच का रिलीज टाइम कितना होता है? कितना होता है? तो 15 से 20 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फुल सर्विस ब्रेक लगाने के बाद मेल एक्सप्रेस कोच का मानक रिलीज टाइम जो है 15 से आपका 20 सेकेंड होता है, जिससे स्वच्छित संचालन सुनिश्चित होती है। WAG-9 लोको में बैंकर के रूप में चलाते समय न्यूमेटिक पैनल में कौन सी कॉक्स बंद होना चाहिए? कौन सा बंद होना चाहिए? तो 70 एंड 136। तो ऑप्शन नंबर जो होगा एक राइट होगा। जब WAG-9 लोको को बैंकर के रूप में चलाया जाता है तब न्यूमेटिक पैनल में 70 और 136 कॉक्स बंद किए जाते हैं, इससे ब्रेक सिस्टम का सही नियंत्रण बना रहता है। यदि HOBA को ऑफ स्थिति में रखा जाए तो कौन सा रिले बाईपास हो जाएगा? कौन सा बाईपास होगा? तो ऑल ऑफ द अबोव, यानी सभी हो जाएंगे। ठीक है, P1, P2 और A। जब HOBA को ऑफ की स्थिति में रखा जाता है तो यह ब्रेकिंग सिस्टम में कई रिले जैसे QOP1,
QOP2 और QOA को कार्य को बाईपास कर देता है, जिससे ब्रेकिंग नियंत्रण प्रभावित होती है। WAG9 लोको में VCD आइसोलेशन स्विच का नंबर और स्थान क्या है? इसका नंबर स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो 1 राइट होगा। ठीक है, 237.1 और SB1। ठीक है, WAG9 लोको में VCD यानी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का आइसोलेशन स्विच नंबर 237.1 नंबर का होता है और यह SB1 पैनल में स्थित होता है। WAG9 लोको में ट्रैक्शन कन्वर्टर को अलग करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है? कौन सा करते हैं? 154। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट होगा। WAG9 लोको में ट्रैक्शन कन्वर्टर को अलग करने के लिए 154 स्विच का उपयोग किया जाता है, जिससे रखरखाव और फॉल्ट हैंडलिंग स्वच्छित रूप से की जा सके। ठीक है, WAG9 लोको में ट्रैक्शन बोगी में सब सिस्टम कौन से होते हैं? तो SS02 एंड SS03 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 1 राइट होगा। WAG9 लोको में ट्रैक्शन बोगी सब सिस्टम SS02 SS03 होते हैं, जो ट्रैक्शन मोटर और बोगी से संबंधित कार्य को नियंत्रित करते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, WAG9 लोको में फॉल्ट मैसेज F0201 P1 का क्या अर्थ है? फॉल्ट इन SS02 और P1। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, फॉल्ट कोड जो है F0201 P1 का अर्थ है पावर ग्रुप P1 के SS02 सब सिस्टम में खराबी है, जो समांतर ट्रैक्शन या कन्वर्टर से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, जब हार्मोनिक फिल्टर अलग हो जाता है तो WAG9 लोको की गति सीमित होती है। कितना होती है? 440 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। जब WAG9 लोको का हार्मोनिक्स फिल्टर अलग हो जाता है तो विद्युत प्रणाली प्रभावित होती है। उपकरणों की सुरक्षा के लिए गति जो है 40 किलोमीटर पर आवर तक सीमित कर दिया जाता है। WAG9 लोको में MCB 110 और 112.1 का स्थान क्या है? तो SB2 फाइनल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट होगा। WAG9 लोको में MCB 110 और 112.1 SB2 पैनल में स्थित होते हैं, जहां विभिन्न नियंत्रण और सुरक्षा सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं। WAG9 लोको में यदि BA वोल्टेज 82 वोल्ट हो जाए तो स्क्रीन पर कौन सा फॉल्ट मैसेज आएगा? कौन सा आएगा? ए P1 मैसेज एंड लोको विल शट डाउन। ठीक है, जब बैटरी वोल्टेज लगभग आपका 82 वोल्ट हो जाता है तो यह गंभीर लो वोल्टेज स्थिति होती है। इस स्थिति में P1 फॉल्ट मैसेज आता है और लोको बंद हो जाता है ताकि उपकरण सुरक्षित रहे। WAG9 लोको में CCB ब्रेक सिस्टम के साथ कैसे बदलते समय पीछे की कैब का A9 किस स्थिति में होना चाहिए? इस स्थिति में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, फुल सर्विस। WAG9 लोको में CCB ब्रेक सिस्टम के साथ कैब बदलते समय पीछे की कैब का A9 फुल सर्विस पोजीशन में रखना चाहिए ताकि ब्रेक सही तरीके से लगे। WAG9 लोको या WP7 लोको में ब्रेक टेस्टिंग के दौरान लोको डैश KN तक नहीं चलाना चाहिए। कितना तक? 150 KN तक। ठीक है, WAG9 या WAP7 लोको की ब्रेक टेस्टिंग के दौरान लोको जो है 150 KN तक नहीं चलाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि ब्रेक सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। 51 नंबर प्रश्न है, WAG9 लोको में कैब बदलते समय कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स C की स्थिति डैश होती है, तो ये सेल्फ होल्ड मोड में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। WAG9 लोको में कैब बदलते समय कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स C को सेल्फ होल्ड मोड में रखा जाता है ताकि सिस्टम लगातार कार्य करता रहे और रीसेट ना हो। WAG9 लोको में डैश प्रकार की बोगी होती है, कोको फ्लेक्सी कॉइल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सॉरी सी। WAG9 लोको में कोको फ्लेक्सी कॉइल बोगी होती है जो बेहतर ट्रैक्शन और स्थिरता करती है।
ठीक है। 3 फेज लोको में EMR प्रेशर निम्न कारणों से कम हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 होगा, यानी कि BCD एक्टिवेशन, एयर ड्रायर डिफेक्टिव, एयर लीकेज फ्रॉम अनलोडर वाल्व। ठीक है, EMR प्रेशर कम होने का है, BCD सक्रिय होना, एयर ड्राइव खराब होना और अनलोडर वाल्व से हवा का रिसाव होना। 54 3 फेज लोको में BP लीकेज टेस्ट के दौरान BP प्रेशर को किस स्तर पर लाने के लिए A9 लगाया जाता है। तो किस स्तर पे 4.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, BP लीकेज टेस्ट के दौरान A9 लगाकर BP प्रेशर को 4.0 kg सेंटीमीटर वर्ग तक लगाया जाता है, जो मानक परीक्षण दबाव है। सेमी ऑटोमेटिक गेट सिग्नल पर मार्कर जलने का क्या अर्थ है, क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। ठीक है, पॉइंट सेट लोकेट एंड गेट आल्सो क्लोज्ड फॉर रोड ट्रैफिक। सेमी ऑटोमेटिक गेट सिग्नल पर मार्कर जलने का अर्थ है कि पॉइंट सही सीट और लॉक है तथा गेट सड़क यातायात के लिए बंद है, जिससे ट्रेन की सुरक्षित रूप से गुजर सकती है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में 55 प्रश्न देखी। नेक्स्ट वीडियो में आपको 55 प्रश्न करवा देंगे। ये जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग थिक एंड फॉगी वेदर इज ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम व्हेन सिग्नल इज शोइंग ग्रीन एस्पेक्ट। घने और कोहरे वाले मौसम में और ऑटोमेटिक जो है ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होती है जब सिग्नल हरा दिख रहा हो। तो उस समय इसकी जो गति होती है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। भारतीय रेल के फॉग सेफ्टी नियमों के अनुसार जो है कोहरे में सिग्नल की दिशा कम हो जाती है, इसलिए ग्रीन सिग्नल होने पर भी गति की जो सीमा होती है सुरक्षा हेतु अधिकतम गति लगभग 60 किलोमीटर पर घंटा रखी जाती है। नेक्स्ट है, न्यूट्रल सेक्शन से गुजरते समय ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होना चाहिए। तो 30 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट होगा। RDSO OHE नियमों के अनुसार न्यूट्रल सेक्शन में बिजली सप्लाई बंद रहती है, इसलिए ट्रेन को पर्याप्त गति बनाए रखना जरूरी है ताकि रुकावट ना आए। इसलिए न्यूनतम गति जो है 30 किलोमीटर पर घंटा रखी जाती है। नेक्स्ट है, डिस्टेंस सिग्नल स्टॉप सिग्नल से डैश मीटर पहले लगाया जाता है। कितना मीटर पहले लगाया जाता है? तो आपका 1000 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 1 राइट होगा। ठीक है, भारतीय रेल सिग्नलिंग नियमों के अनुसार जो है डिस्टेंस सिग्नल को स्टॉप सिग्नल से प्राप्त ब्रेकिंग दूरी पर लगाया जाता है। यह दूरी कम से कम जो है 1000 मीटर होती है ताकि चालक को पर्याप्त प्रक्रिया समय मिल सके। डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में डिस्टेंस सिग्नल का समान पहलू क्या होती है? तो अटेंशन। ठीक है, डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में बाहरी डिस्टेंस सिग्नल समान स्थिति में अटेंशन दिखाता है, जो आगे आने वाले सिग्नल की चेतावनी देता है। इसके बाद अंदर वाला डिस्टेंस कॉशन दिखाता है। ठीक है, अटेंशन, उसके बाद में कॉशन। नेक्स्ट है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर गति से चल रही है, तो 175 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें जो टोटल 25 सेकेंड लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली निकाल सकते हैं। कुल दूरी जो है ट्रेन प्लस पुल की होगी। ट्रेन का यहाँ पे दिया हुआ है 200 मीटर प्लस 175 375 मीटर। आपका जो गति है 54 किलोमीटर पर आवर है। मीटर प्रति सेकंड में अगर देखिए तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका 25 सेकंड आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है तथा दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा? तो इसकी गति का अनुपात जो होगा 3:2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है
तो उसकी गति समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए गति का अनुपात जो है 17:27 आता है। इसे सरल करने के लिए दिए गए विकल्पों को मिलान करने पर सही उत्तर जो है आपका 3.2 होगा। ठीक है, यहाँ पे रेशियो यहाँ पे इस प्रकार निकाल सकते हैं 1/27 रेशियो 1/17। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको ये आएगा। CLI के ऑटोमेटिक सिग्नली क्षेत्र में करना चाहिए ताकि यह जांचा जा सके कि लोको पायलट GNSR के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं है। तो ये आपका किसमें, तो एम्ब्यूस चेक में। ठीक है, रेलवे आधिकारिक नियमों के अनुसार CLI ड्यूटी मैनुअल के अनुसार ऑटोमेटिक सिग्नली क्षेत्र में लोको पायलट द्वारा GNSR नियमों का पालन की जांच के लिए विशेष रूप से आपका एम्ब्यूस चेक किए जाते हैं। यह अचानक निरीक्षण होता है जो नियमों के पालन को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है रिले जो है Q118 इज कॉल्ड एज डैश रिले। क्या बोलते हैं इसे, रेगुलरी प्रोटेक्शन रिले। RDSO आधारित लोको सर्किट के अनुसार जो है Q118 रिले सहायक उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। यह समान स्थिति में ऑक्सिलरी सिस्टम से सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस का प्रमुख कौन होता है। सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस का होता है चीफ कंट्रोलर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा C राइट होगा। रेलवे कंट्रोल व्यवस्था में चीफ कंट्रोलर पूरे कंट्रोल ऑफिस का प्रमुख होता है। सेक्शन कंट्रोलर इसके अधीन कार्य करते हैं। ट्रैफिक कॉरिडोर ब्लॉक का उल्लेख किसमें किया गया है। ट्रैफिक कॉरिडोर ब्लॉक का उल्लेख किसमें किया गया है, तो WTT में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा C राइट होगा। ट्रैफिक कॉरिडोर ब्लॉक का उल्लेख WTT यानी वर्किंग टाइम टेबल में किया जाता है। इसका उपयोग रख रखाव और संचालन योजना के लिए किया जाता है। इंसुलेटेड और डेड ओवरहेड इक्विपमेंट का छोटा सेक्शन जो आसपास के सब स्टेशन या फीडिंग पोस्ट से फीड होने वाले क्षेत्र को अलग करता है, उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर C राइट होगा। RDSO नियमों के अनुसार जो है न्यूट्रल सेक्शन एक हेड से इंसुलेटेड भाग होता है जो दो अलग अलग फीडिंग क्षेत्रों को अलग करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पावर सप्लाई आपस में जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, न्यूट्रल सेक्शन। रिले कक्ष और ब्लॉक उपकरण को डैश ताले से बंद किया जाना चाहिए। रिले रूम्स एंड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट टू बी लॉक्ड विथ डैश लॉक। कितने, 2। तो ऑप्शन नंबर B राइट होगा। रिले सिग्नलिंग नियमों के अनुसार रिले रूम और ब्लॉक उपकरण को डबल लॉकिंग सिस्टम से सूचित किया जाता है। इससे अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। इंटरलॉक्ड स्टेशन में ASWR को किसके द्वारा साइन किया जाता है। ठीक है, ASWR इंटरलॉक्ड स्टेशन आर साइनेड बाय किसके द्वारा, ये जो किए जाते हैं सीनियर आपका DOM एंड सीनियर DSTA के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा C राइट होगा। ठीक है, ASWR के अनुसार जो है इंटरलॉक्ड स्टेशन की नियम संचालन और सिग्नल विभाग दोनों से संबंधित होते हैं, इसलिए इसे सीनियर DOM और सीनियर जो है DSTA द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उसके बाद नॉन इंटरलॉक्ड सेक्शन में ASWR किसके द्वारा साइन किए जाते हैं, इसमें आपका जो होता है सीनियर DOM और सीनियर DEN के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर B राइट होगा। ASWR जो है स्टेशन ब्रेकिंग रूल्स जो है स्टेशन पर ट्रेन संचालन, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। नॉन इंटरलॉक सेक्शन में जहां सिग्नलिंग पूर्व से इंटरलॉक नहीं होते हैं वहां ट्रैक और मैनुअल संचालन पर अधिक निर्भरता होती है, इसलिए ऑपरेशन विभाग जो है सीनियर DOM के साथ में इंजीनियरिंग विभाग सीनियर DEN में भी कुछ आपका ये उत्तरों में शामिल किया जाता है। ठीक है, मुख्य कार्य के दौरान सुरक्षा और संचालन दोनों के लिए ANI कार्य के समग्र प्रभारी कौन होंगे, इसमें कौन होते हैं, तो सीनियर DOM होते हैं और DOM। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। मुख्य कार्य के दौरान जो है नॉन इंटरलॉकिंग यानी ANI कार्य में ट्रेन संचालन और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनके लिए केंद्रीकृत नियंत्रण आवश्यकता होती है। ऑपरेशन विभाग ट्रेन संचालन और सुरक्षा कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेवार होते हैं, इसलिए ANI कार्य के दौरान सीनियर DOM और DOM को सुरक्षा और संचालन दोनों का समग्र प्रभारी माना जाता है। दो चलती हुई पटरियों के बीच दूरी को क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा B राइट होगा। ठीक है, भारतीय रेल में आपका परमानेंट
वे नियम के अनुसार दो रेल की अंदरूनी किनारों के बीच दूरी गेज कहलाती है। यह ट्रेन के सुरक्षित और सुचारू गति के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, एक ही बिंदु पर दोनों रेल के शीर्ष स्तर में अंतर को क्या कहते हैं? तो क्रॉस लेवल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ई राइट होगा। ठीक है, क्रॉस लेवल का अर्थ है एक ही स्थान पर दो रेलों की ऊंचाई में अंतर। यह ट्रैक की सुरक्षा और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण होता है। SWR के परिविशिष्ट विद्युतीकृत खंड के नियम पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? ठीक है, किस पे किए जाते हैं? तो DOM और DEE के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। SWR का अपेंडिक्स G विद्युतीकरण खंड से संबंधित होता है, इसलिए ऑपरेशन और इलेक्ट्रिकल विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अतः DOM और DEE इसके हस्ताक्षर करता होते हैं। रेलवे सुरक्षा आयुक्त किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रेलवे सुरक्षा आयुक्त जो है आपका सिविल एविएशन, ठीक है, के अंतर्गत कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। CRS रेलवे मंत्रालय के अधीन नहीं बल्कि आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इससे रेलवे सुरक्षा का स्वतंत्र निरीक्षण सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट है, पिछले धकेलने, ठीक है, यानी पुशिंग बैक की अधिकतम गति क्या होती है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ पुशिंग बैक इज km/h। कितना होता है? 25 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। रेलवे संचालन नियम के अनुसार पीछे धकेलने की गति सुरक्षा कारणों से सीमित होती है। इसकी अधिकतम गति जो है 25 km/h होती है। एडुकेट डिस्टेंस मीन्स यानी पर्याप्त दूरी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस टू इंश्योर ट्रैफिक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ई राइट होगा। रेलवे शब्दावली में एडुकेट डिस्टेंस का अर्थ है ऐसी दूरी से जो यातायात के सुचारू और निरंतर संचालन के सुनिश्चित करते हैं। इसमें ट्रेनों के बीच उचित दूरी शामिल होती है जिसे संचालन बिना रुकावट के होता है। ठीक है, करंट के बहने के लिए क्या जिम्मेवार है? करंट बहने के लिए आपका इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट होगा। विद्युत धारा चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। प्रोटॉन नाभिक में बंधे रहते हैं और करंट के प्रभाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा विद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका विद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं है आपका पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आपका सोलर सेल, बैटरी और जनरेटर ये सभी हैं, पोटेंशियोमीटर नहीं है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर मापने का उपकरण है, या ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करता है, ताकि जबकि सोलर, बैटरी और जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। चीफ लोको इंस्पेक्टर को डैश के साथ ज्वाइंट सिग्नल साइटिंग करनी होती है। किसके साथ? ANP, ट्रैफिक इंस्पेक्टर एंड सिग्नल इंस्पेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। रेलवे नियमों के अनुसार जो है ज्वाइंट सिग्नल साइटिंग ऑपरेशन में सिग्नल विभाग के समन्वय से की जाती है। इसके लिए CLI ट्रैफिक इंस्पेक्टर और सिग्नल इंस्पेक्टर दोनों के साथ काम करता है। लिखित प्राधिकरण प्राप्त होने पर LP को ऑन स्थिति में बुझा हुआ ये मार्कर वाला सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल पास करना होगा। क्या करना होगा? तो ये होगा T/3693B। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, G&SR नियम के अनुसार जो है ये मार्कर बुझा होने पर सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन पर पास करने के लिए जो है T/369 का 3B प्राधिकरण आवश्यक होता है। यह विशेष परिस्थितियों में सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। WAG-7 लोको में ट्रैक्शन मोटर का किलोवाट आउटपुट कितना होता है? तो 630 किलोवाट आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ई राइट होगा। RDSO के अनुसार जो है WAG-7 लोको में प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर की क्षमता लगभग 630 किलोवाट होती है। यह भारी मालगाड़ी संचालन के लिए उपयुक्त DC मोटर का उपयोग किया जाता है। WAG-7 लोको में पैंटोग्राफ के लिए न्यूनतम उठाने का समय कितना होता है? कितना होता है? तो 6 सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा एक राइट होगा। RDSO और लोको मेंटेनेंस नियम के अनुसार जो है पैंटोग्राफ उठाने का जो तेज लेकिंग नियंत्रण होनी चाहिए ताकि वही चीज़ के नुकसान ना हो। इसका न्यूनतम जो समय है 6 सेकंड निर्धारित है। SSO4 का मतलब का ए है। SSO4 का मतलब का सब सिस्टम है। किसका है? तो FB का। तो ऑप्शन नंबर होगा बी राइट होगा। RDSO आधारित WAG-9 लोको सिस्टम में SSO4 FB फीडबैक सबसिस्टम से संबंधित होता है। यह नियंत्रण और मॉनिटरिंग कार्यों में उपयोग किया जाता है। WAG-9 लोको में A9 का एप्लीकेशन टाइम क्या है?
तो 18 से 24 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। RDSO के अनुसार जो है WAG9 में A9 ब्रेक एप्लीकेशन टाइम जो है 18 से 24 सेकेंड होता है। इससे ब्रेक पाइप प्रेशर सही तरीके से घटता है और प्रभावी ब्रेकिंग मिलती है। WAG9 लोको में A9 का रिलीज टाइम क्या होता है? इसका रिलीज टाइम होता है 45 से 60 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका एक राइट होगा। RDSO नियम के अनुसार A9 ब्रेक का रिलीज टाइम एप्लीकेशन टाइम से अधिक होता है ताकि दबाव धीरे धीरे समान हो सके। इसका मानक समय लगभग 45 से 60 सेकेंड होता है। बैटरी चार्जर MCB 100 के लिए सर्किट ब्रेकर की रेटिंग क्या होती है? 20 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट होगा। RDSO के अनुसार बैटरी चार्जिंग सर्किट की सुरक्षा के लिए MCB 100 की रेटिंग लगभग 20 एम्पियर होती है। यह ओवरलोड से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 87 नंबर है, एयर ड्रायर को अलग करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कितने कॉक ऑपरेट करने होते हैं? कितने होते हैं? तो टोटल जो होता है 3, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। RDSO नियम के अनुसार एयर ड्रायर को अलग करने के लिए 3 कॉक ऑपरेट किए जाते हैं। इससे सिस्टम स्वचालित रूप से बाईपास हो जाता है। FP-SP के बीच में OHE सेक्शन की दूरी को क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है, सी। ठीक है, OHE नियम के अनुसार FP और SP के बीच का भाग सेक्टर कहलाता है। यह एक निश्चित विद्युत आपूर्ति क्षेत्र को दर्शाता है। मेन लाइन के लिए किस प्रकार का टर्न आउट सबसे अच्छा होता है? तो इसमें होता है आपका ए ओवरलैप टाइप का, तो ओवर नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, मेन लाइन में उच्च गति और सुरक्षा के लिए बेहतर डिजाइन वाला टर्न आउट आवश्यक होता है। ओवरलैप टाइप टर्न आउट अधिक सुरक्षित और उपयुक्त माना जाता है। लाइट इंजन का उपयोग डैश प्रोग्राम से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? ये आपका FOIS से लिया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा बी राइट होगा। ठीक है, FOIS सिस्टम में लोको और ट्रेन संचालन से संबंधित जानकारी मिलती है, जिसमें लाइट इंजन का उपयोग भी शामिल होता है या रेलवे संचालन की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे में HRMS को डैश लॉन्च किया गया था, तो नवंबर आपका 26 नवंबर 2020 को, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, भारतीय रेलवे में HRMS को 26 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। यह कर्मचारियों के रिकॉर्ड और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से संचालित करती है। नेक्स्ट है, CMSLR में ड्यू टाइम को लॉजिक के अनुसार डैश स्तर पर आपका कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो अब डिवीजन लेवल पे, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। CMS नियम के अनुसार जो है LR ड्यू टाइम का निर्धारण जो है डिवीजन स्तर पर किया जाता है। इससे प्रत्येक डिवीजन अपनी आवश्यकता के अनुसार सेटिंग कर सकता है। AC ट्रैक्शन में ROP FOB के नीचे C श्रेणी ODC को अनुमति देने के संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 4.92 मीटर, ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। ठीक है, RDSO के अनुसार C श्रेणी ODC के लिए ROB FOB के नीचे संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई लगभग जो होती है 4.92 मीटर होती है। ड्रॉपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग है लेबलिंग द कॉन्टैक्ट वायर, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। OHE प्रणाली में ड्रॉपर कैटेनरी वायर और संपर्क तार को जोड़ते हैं और संपर्क तार को समतल बनाए रखते हैं। इससे करंट कलेक्शन बेहतर होता है। PTFE प्रकार का न्यूट्रल सेक्शन पर प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर होगा बी राइट होगा। सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड और सपोर्ट। ठीक है, RDSO के अनुसार PTFE न्यूट्रल सेक्शन सपोर्ट के दोनों ओर सममित रूप में लगाया जाता है। इससे पेंटोग्राफ का स्मूथ ट्रांजिशन होता है और सिस्टम पर कम तनाव पड़ता है। पावर प्लांट डैश द्वारा तैयार किया जाता है, HQS के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर होगा डी राइट होगा। ठीक है, रेलवे संचालन प्रणाली के अनुसार पावर प्लांट मुख्यालय HQ स्तर पर तैयार किया जाता है। इससे लोकोमोटिव का सही वितरण और उपयोग सुनिश्चित होता है। ओवरलैप में जहां पेंटोग्राफ दोनों संपर्क तारों को स्पर्श करता है, उस जोन की समान लंबाई कितनी होती है? तो 6 to 9 मीटर होती है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, RDSO के अनुसार ओवरलैप जोन की लंबाई 6 से 9 मीटर रखी जाती है, जिससे पेंटोग्राफ का स्मूथ ट्रांजिशन और नियंत्रण करंट सप्लाई सुनिश्चित हो सके। APM डिवाइस न्यूमेटिक रूप से किससे भी जुड़ा होता है? किससे भी जुड़ा होता है? तो DBN ब्रेक सिलेंडर से, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, APM डिवाइस DB और ब्रेक सिलेंडर के बीच जुड़ा होता है और ब्रेक प्रेशर की निगरानी करता है।
इससे ब्रेकिंग सिस्टम की सुरक्षा और कार्यक्षमता सुनिश्चित होती है। WHE 12B लोकोमोटिव में हार्मोनिक फिल्टर को अलग करने के लिए DDU में किस पेज पर जाना होता है? किस पे होता है? तो हाई वोल्टेज पे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा एक राइट होगा। WHE 12V में हार्मोनिक फिल्टर हाई वोल्टेज सिस्टम का हिस्सा होता है। इससे DDU के हाई वोल्टेज पेज से नियंत्रित किया जाता है। इससे सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होती है। पारंपरिक लोकोमोटिव में एयर ड्रायर किन दो रिजर्व वायर के बीच जुड़ा होता है? किसके बीच जुड़ा होता है? MR2 एंड MR3 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट होगा। RDSO के अनुसार पारंपरिक लोको में एयर ड्रायर MR2 और MR3 के बीच लगाया जाता है ताकि संपीड़ित हवा से नमी हटाई जा सके। इससे सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ती है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 सेक्शन 3 कब से लागू हुई थी? 26 जनवरी 1965 से। तो ऑप्शन नंबर होगा बी राइट होगा। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन 101 से लेकर 110 तक राजभाषा से संबंधित है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की धारा 3 26 जनवरी 1965 से लागू हुई। इसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखा गया या प्रशासनिक कार्यों में सुगमता बनाए रखने के लिए किया गया है। अनुच्छेद नेक्स्ट है अनुच्छेद 344 के अनुसार आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया? कब बनाया गया? 1955 में। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार आधिकारिक भाषा आयोग जो 1955 में गठित किया गया था, इसका उद्देश्य हिंदी के प्रयोग की प्रगति का मूल्यांकन करना था। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, बीजी खेर। 1955 में आधिकारिक भाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। उन्होंने सरकारी कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद सेक्शन किस वर्ष स्थापित की गई थी? वर्ष 1960 में। ठीक है, तो 1960 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद सेक्शन जो है 1960 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य संसदीय कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी कोर्स हैं? तो टोटल 4 है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, राजभाषा नियम के अनुसार 4 प्रकार के हिंदी कोर्स निर्धारित हैं। प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और आपका ये टाइपिंग स्टेनो कर्मचारियों के लिए होता है पारंगत। ठीक है, ये कर्मचारियों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देता है। संसदीय राजभाषा समिति कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के आपके 10 होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज पर वार्षिक कार्यक्रम एनुअल प्रोग्राम कौन तैयार करता है? तो मिनिस्ट्री, इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। दिए गए विकल्पों में शामिल नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ एबव होगा। 108 नंबर केंद्र सरकार के लिपिकीय यानी करगिल कर्मचारियों के लिए अंतिम कोर्स कौन सा है? ये है आपका प्रांगत। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट होगा। ठीक है, हिंदी प्रशिक्षण कोर्स क्रमशः प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, प्रांगत होते हैं, जिसमें प्रांगत अंतिम और उच्चतम स्तर होता है। इससे कर्मचारी हिंदी के पूर्ण दस्ता प्राप्त करते हैं। विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 10 जनवरी बनाया गया था 2006 में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट होगा। विश्व हिंदी दिवस पहली बार जो है 10 जनवरी 2006 में मनाया गया था। यह दिन हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए निर्धारित किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो कब मनाया गया था? तो ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949। राजभाषा नियम के अनुसार कौन सा राज्य बी क्षेत्र में आता है? बी में आपका यहाँ पे दिया गया है नन ऑफ एबव, यानी हरियाणा ये आपका ई में ही आता है, राजस्थान ई में आता है, झारखंड ई में आता है, यानी यहाँ पे बी के कोई राज्य नहीं है। बी में आपका हो गया कहाँ कहाँ? तो आपका महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब ये सब आते हैं। ठीक है, राजभाषा नियम के अनुसार रीजन बी में रह जाते हैं जहाँ आंशिक रूप से हिंदी का उपयोग किया जाता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड ई में आते हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में 55 प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थी। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।